लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीडी लखनऊ से फाइनेंस एंड मार्केटिंग में एमबीए कर चुके मिस्टर इमरान खान जी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। रिटेल ब्रांच बैंकिंग में 18 सालों का तजुर्बा रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी ने ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, लोन प्रोसेसिंग, ऑडिट एंड ऑपरेशंस, एनआरआई सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट डेस्क, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आदि बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मिस्टर इमरान खान जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास हम गवर्नमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स के बारे में जानकारी आपको पहुंचाएं, जिससे आप अगर कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, या आप पहले से किसी व्यवसाय में हैं तो उसको आप और बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिनकी हेल्प लेके आप अपने बिज़नेस को और बड़ा कर सकते हैं। इसी कोशिश में हमारी एक कोशिश ये भी है कि ख़ास तौर पे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो ख़ास तौर पे कृषि से संबंधित हैं, या जिनके पास कृषि एक जो मेन उनका सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनके लिए भी हम स्पेशली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो ख़ास तौर पे आप तक पहुंचाएं। और हमारी कोशिश रहती है कि उससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक वो जानकारी पहुंचाई जाए, क्योंकि हमारा एक जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और ज़्यादातर लोग, एक बहुत बड़ी आबादी कृषि पे निर्भर है सोर्स ऑफ इनकम के लिए। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी इसमें स्कीम्स लेकर आती है। अब आज के ज़माने में जिस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और इनकी डिमांड बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से तैयार किए गए हों, जहाँ पे हम पेस्टिसाइड्स को कम से कम इस्तेमाल कर सकें, या इस तरह के बायोलॉजिकल इनपुट्स हम यूज़ कर सकें, जिससे हमारे जो हमारी फसल है, या जो हम जितना भी हम पैदावार कर रहे हैं फार्मिंग के थ्रू, वो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरह बाज़ार में आए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी हुई है। जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना चाहते हैं, बिज़नेस में इंक्लूड करना चाहते हैं, भारत सरकार की तरफ से कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम है, जो कि ख़ास तौर पे ध्यान देती है कमर्शियल प्रोडक्शन, जो कि आपका ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल इनपुट्स के लिए होता है। तो ऐसी कोई यूनिट जो कमर्शियल लेवल पे बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक इनपुट्स तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम है। आइए कोशिश करते हैं इसके बारे में समझने की, क्या है ये स्कीम, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, और क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है इस स्कीम का। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम है, ये जैसे मैंने बताया कि ये पूरी तरह से एक कमर्शियल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ऐसी यूनिट्स को सपोर्ट करने के लिए है जो कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इनपुट्स का। और क्योंकि ये भारत सरकार की स्कीम है, तो ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये पूरा ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इनपुट्स को एग्रीकल्चर में प्रमोट करना चाहते हैं, कि जिससे हमारा जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हों, उनकी क्वालिटी बेहतर हो, उनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बेहतर हो। तो इसी कड़ी में इस स्कीम को जो है वो लागू किया गया है। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जो इस तरह के यूनिट्स को सेटअप करना चाहते हैं, जहां पे वो कमर्शियल लेवल पे ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इनपुट्स तैयार कर सकें। क्या क्या होते हैं वो बायोलॉजिकल या जो हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, सब जानते हैं इसके बारे में, बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, और इस तरह के अदर जो बायोलॉजिकल जो एजेंट्स होते हैं, इनकी इस्तेमाल करके आप अपने जो फसल है उसको ऑर्गेनिक तरीके से उगा सकते हैं, और उसको जो है वो बाज़ार में अच्छे रेट पे आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो मुख्य ऑब्जेक्टिव जो की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं ये स्कीम
प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, कि इस तरह के जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं इनको ईजिली अवेलेबल कराया जाए, ताकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जा सके। बायो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करके, बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो खेती है, उसको जो है बेहतर कर सकें। क्योंकि हम इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, बायो फर्टिलाइज़र्स या बायो पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करने से जो एग्रीकल्चर में जो सॉइल हेल्थ होती है उस पे भी बहुत बड़ा जो है इसमें देखने को मिला है कि उसकी सॉइल हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है। और पूरे जो एक इन्वायरमेंटल सेफ्टी का जो परसेप्शन है, जो इन्वायरमेंट में सेफ्टी को लेके इतनी इतनी मेहनत की जा रही है, उसको भी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट करता है। ख़ास तौर पे हमारे देश में, जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड एक बहुत बड़ी जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वहाँ पे अगर हम अपनी सॉइल हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे या इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे देश के लिए आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी, और ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। इसके साथ साथ जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको ये जो है वो कन्वर्ट करता है जो प्लांट की न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती है। जितना भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती है, और कहीं ना कहीं आप अगर बेहतर क्वालिटी आप प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, तो उसकी जो है वो डिमांड बढ़ती है और उसका जो है एक अच्छा आपको प्राइस भी मिलता है। इसके साथ साथ जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं उनके इस्तेमाल को ये कहीं ना कहीं बहुत कम कर देता है, क्योंकि हर तरफ ये बात होती है कि अब आज के ज़माने में जितना भी हम खाना खा रहे हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, या जो भी ऐसी उत्पाद हैं जो हम खेती से पैदा कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़े लेवल पे केमिकल फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल होते हैं या पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में जाते हैं और वो बहुत हमको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं हमारी सेहत को। तो इसकी मदद से हम कहीं ना कहीं वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को भी कम करते हैं और उन पर डिपेंडेंसी भी कम होती है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और पोल्यूशन और इस तरह का जो ऑर्गेनिक जो जितना भी ये हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं एक उनका एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको एक ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि ईज़िली डिकम्पोज किया जा सकता है, हमारी हेल्थ को भी वो ख़राब नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल जो है वो पूरे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है, पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको बढ़ाते हैं। तो आज की डेट में सभी लोग, ख़ास तौर पे विदेशों में इस तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है। तो हमारे देश के लिए भी एक बहुत बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें, बायो फर्टिलाइज़र्स और बायो पेस्टिसाइड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को ना कि सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक पहुंचा सकें। कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं? आमतौर पे यही लगता है कि बस जो किसान है वही इस तरह की स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है, या बाकी लोग इसमें नहीं काम कर सकते। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन की बात हो रही है, ख़ास तौर पे बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स या इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने की। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में हैं वही इसको जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस बिज़नेस में आ सकते हैं। इसमें कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर काम करना चाहता है तो इंडिविजुअल्स भी अलाउड हैं इसमें, उनको इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो अपनी एक यूनिट सेटअप कर सकते हैं। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं जो अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, वो इसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई बायो फर्टिलाइज़र या बायो पेस्टिसाइड प्रोडक्शन यूनिट है, एग्जिस्टिंग यूनिट है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है। इसी तरह फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट कंपोस्ट यूनिट्स अगर कोई हैं या कोई नई यूनिट इस तरह की खोलना चाहता है तो वो भी इस स्कीम के तहत इस तरह की यूनिट्स को सेटअप कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ फार्मर्स या ग्रोअर्स, हमारे देश में फार्मर्स बहुत अच्छी तादाद में हैं, या इस तरह के जो ग्रोअर्स हैं वो भी बहुत अच्छी तादाद में हैं, तो वो आपस में ग्रुप बना के भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी एक इस तरह की जो है वो यूनिट लगा के और इस स्कीम के तहत उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के काम करना चाहता है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, वो भी एक एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसमें जो है वो सब्सिडी ले सकता है। कोई 2 या 3 लोग या ज़्यादा लोग मिलके एक पार्टनरशिप फ़र्म बना के उसको और अच्छे से प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप फ़र्म्स जितनी हैं वो भी इसमें एलिजिबल होंगी। कोऑपरेटिव्स
ख़ासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में कोऑपरेटिव्स का एक अच्छा नेटवर्क होता है, उनकी काफ़ी अच्छी वहाँ पे मौजूदगी होती है। तो कोऑपरेटिव्स इसमें एक काफ़ी अच्छा एक विकल्प होते हैं जो एक एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसमें काम करते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से जितने भी जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस स्कीम में फ़ायदा उठा सकते हैं, इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अब तो हमने ये भी देखने में आया है कि बाकायदा इसमें कंपनीज़ और कॉरपोरेशंस इसमें इस तरह की यूनिट्स लगा रहे हैं, और वो क्योंकि कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं तो उनकी क्योंकि एक बड़े लेवल पे उसकी डिमांड है, तो यहाँ पे कंपनीज़ और कॉरपोरेशंस को भी हमने देखा है कि वो भी इसमें जो है काम कर रहे हैं और वो भी एलिजिबल हैं। एनजीओज़ बहुत सारा जो कोई अगर एनजीओ है वो इन्वायरमेंटल सेफ्टी पे काम कर रहा है, कोई सॉइल हेल्थ पे काम कर रहा है, या इस तरह के किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो अगर इस तरह का कोई भी यूनिट लगाना चाहते हैं जहाँ पे वो बायो फर्टिलाइज़र्स या बायो पेस्टिसाइड्स को जो है वो प्रोडक्शन यूनिट करना चाहते हैं, या जो फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट कंपोस्ट होता है उसकी अगर कोई यूनिट लगाना चाहते हैं तो वो भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो एनजीओज़ के बाद एपीएमसीज़ हो गए, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, तो लोकल लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज़ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल हो और पेस्टिसाइड्स का कम इस्तेमाल हो, जितने भी हार्मफुल फर्टिलाइज़र्स हैं उनको कम से कम इस्तेमाल किया जाए और इस तरह की यूनिट्स को बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा लेवल पे कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन किया जाए, जिससे एक जो छोटा किसान है वो भी इसको आसानी से ख़रीद सके और अपने खेत में उसको इस्तेमाल कर सके। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सेटअप को जो है इसीलिए बनाया गया है इस स्कीम के माध्यम से कि हर कोई इसमें जो है वो यूज़ कर सके और अपने जो प्रोडक्शन है उसको अच्छे से वो चला सके। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशंस होती हैं अगर कोई इस तरह की यूनिट को सेटअप करना चाहता है। तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि पहला तो वो कमर्शियल लेवल पे करें। कोई ये व्यक्ति अगर ये चाहे कि मेरे पास एक 10 बीघे 20 बीघे या जितना भी एक कोई खेत है, मैं उस पर जो है वो प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ही कुछ इस तरह के बायो फर्टिलाइज़र्स या बायो पेस्टिसाइड जो है मैं खुद ही बनाऊं और अपने खेत में इस्तेमाल करूं, तो उसके लिए ये नहीं होगा ये स्कीम। वो बिल्कुल अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, बट यहाँ पे हमें जो पहली कंडीशन है कि वो एक कमर्शियल यूनिट को इस्टेब्लिश करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कमर्शियल यूनिट जो है वो कमर्शियली वायबल भी हो और टेक्निकली फीजिबल भी हो। यानी कि वो जिस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो उस यूनिट को लगा रहा है वहाँ पे उससे प्रॉफिट जनरेट कर सके, और जिस तरह की वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है वो टेक्नोलॉजी उसको जो है वो सपोर्ट करती है उस यूनिट को। तो ये बहुत ज़रूरी कंडीशन होती है कि वो टेक्निकली भी वो फीजिबल हो और कमर्शियली वायबल हो। हाँ, अगर कोई एग्जिस्टिंग यूनिट है, पहले से कोई अगर इस तरह की यूनिट रन कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि मैं अपनी यूनिट में और बेहतर टेक्नोलॉजी लाऊं, कोई नए तरीके की मशीन्स को लेकर आऊं, कहीं बाहर किसी देश से अगर इंपोर्ट करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, या अपनी यूनिट को एक्सपैंड करना है, कुछ एक्सपेंशन करना है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना है, उसके लिए उसको फंडिंग चाहिए होगी, उसको अपने एक्सपेंशन बिजनेस मॉडल चाहिए होगा, तो ऐसी एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए भी ये स्कीम लागू होती है और वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अगर कोई नई यूनिट सेटअप करना चाहता हो तो भी इस स्कीम के माध्यम से वो अपनी नई यूनिट सेटअप कर सकता है, और अगर कोई एग्जिस्टिंग यूनिट है वो एक्सपैंड करना चाहता है या अपनी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना चाहता है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहता है, तो वो भी इस स्कीम के माध्यम से कर सकता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट का इसमें अगर हम बात करें कि क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट, क्योंकि एक हम पूरी यूनिट को सेटअप करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल कॉस्ट जो होती हैं वो इंक्लूड हो जाएंगी, जहाँ पे आपकी आर्किटेक्ट से संबंधित जितना भी आपका आर्किटेक्चर होगा वो उसमें उसकी कॉस्ट का कंपोनेंट बनेगा। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की मशीन्स, क्या आपने उसमें सिस्टम्स लगाए हुए हैं, वो टेक्नोलॉजी कॉस्ट भी आ जाएगी। इनवॉइस प्राइसेस भी हो जाएंगे जो आप मशीन आपने परचेज़ करी होंगी, और ये सारी जो जितनी भी चीज़ें कंडीशंस हैं ये सब नाबार्ड से प्रॉपर जो है उनके नॉर्म्स होते हैं, और वो जो भी आपका फाइनेंसिंग बैंक है उसके तहत जो भी अप्रेजल कमेटी होगी वो ये सब चेक करेगी कि जो भी नॉर्म्स हैं उसी के तहत आपने ये सारी कॉस्टिंग को जो है वो यूज़ करा है और वो कॉस्टिंग वहाँ से जस्टिफाई हो रही है। अगर हम सिर्फ एक एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें
तो जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली गई है, अगर कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहता है तो लगभग 2 करोड़ रुपए में ये यूनिट जो है वो तैयार होती है। इसी तरह अगर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें, कोई बायो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहता है तो लगभग 1,60,00,000 में ये यूनिट तैयार होगी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 200 टन होगी पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट भी दी है। ये कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे मैंने बताया, आपके आर्किटेक्चर के बेसिस पे, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, और मल्टीपल जो जितनी भी कैपिटल एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी कॉस्टिंग होती है तो वो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनती है। तो ये जो हम लोगों ने कॉस्ट बताई है ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, इससे ये कुछ ऊपर या कुछ कम भी हो सकती है। प्रोजेक्ट जो कॉस्ट होती है वो आपकी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग लैंड भी इंक्लूड हो सकता है। उसमें हो सकता है आपने लैंड परचेज करी हो तो वो अपने आप में एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंस हो जाएगा। आपने वहाँ पे प्लांट लगाया हो, वहाँ पे सिविल वर्क किया हो, वहाँ तक सड़क नहीं है तो आपने अपनी वहाँ पे सड़क बनाई हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने वहाँ पे सिस्टम रखा हो, आपने नए ज़माने के नए इक्विपमेंट्स लिए हों, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये सारी कॉस्ट भी आपकी एक प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगी। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो वैल्यू होगी लैंड की वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट हो रहा है तो 2 करोड़ का 10% यानी कि 20 लाख रुपए से जो लैंड की कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो लैंड की कॉस्ट 2 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 20 लाख से कम की होनी चाहिए, ये एक कंडीशन होगी। इसी तरह जो लैंड कॉस्ट ऑफ लैंड और कॉस्ट ऑफ सिविल स्ट्रक्चर्स हो गया, अगर इन दोनों को हम क्लब करके बात करें तो इन दोनों की कॉस्ट टोटल आपका जो प्रोजेक्ट होगा, जो टोटल फाइनेंशियल आउटले होगा, उसका 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ रुपए आप यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड, और जो भी आपने वहाँ पे सिविल स्ट्रक्चर तैयार किया होगा, जो पूरा प्लांट आपने तैयार करा, वो 1 करोड़ से ज़्यादा दोनों की जो कॉस्ट होगी, कंबाइंड कॉस्ट, वो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो कॉस्ट ऑफ लैंड जो कैलकुलेट की जाती है उस पूरे प्रोजेक्ट में वो आप कम कर सकते हैं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप देते हैं। अगर आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है तो वहाँ पे जो लैंड की कॉस्ट होगी वो आप इस पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट में से कम भी कर सकते हैं। इसी तरह जो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो जो परचेज वैल्यू होती है वो देखा जाता है, और मार्केट वैल्यू जो होती है लैंड की नहीं होती है। ये थोड़ा समझने वाली बात है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो मार्केट वैल्यू उसकी ज़्यादा है लेकिन जो परचेस कॉस्ट है वो कम है, तो यहाँ पे जो कंसिडर की जाएगी वो सिर्फ परचेस कॉस्ट कंसिडर की जाएगी, ना कि मार्केट वैल्यू। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब समझते हैं सब्सिडी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस स्कीम का। एक तरह से कह सकते हैं जो क्रक्स है, जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, वो कैपिटल सब्सिडी है। तो सब्सिडी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो आइए समझते हैं सब्सिडी के बारे में। यहाँ पे जो सब्सिडी है वो हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि बायो फर्टिलाइज़र या बायो पेस्टिसाइड्स यूनिट्स अगर कोई लगाना चाहता है तो ये एक अलग एक यूनिट होगा। इसी तरह अगर कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का जो वेस्ट कंपोस्ट बनता है तो अगर ऐसी कोई यूनिट लगाना चाहता है तो उसको एक अलग क्लासिफिकेशन में दिया जाएगा। यहाँ पे क्योंकि जो सब्सिडी अमाउंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ओवरऑल प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो इसलिए इसको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। तो अगर हम बात करें बायो फर्टिलाइज़र या बायो पेस्टिसाइड यूनिट के लिए, तो यहाँ पे जो सब्सिडी अमाउंट होता है वो 25% होता है, जो आपका जो फाइनेंशियल आउटले होगा, जो टोटल प्रोजेक्ट होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो 40 लाख रुपए पर यूनिट के हिसाब से होगा, और जो भी वैल्यू उसमें कम होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 25% वैल्यू 50 लाख रुपए हो रही है आपके प्रोजेक्ट का, तो आपको सिर्फ 40 लाख रुपए ही सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि 40 लाख रुपए मैक्सिमम सीलिंग रखा गया है। और यदि आपका जो 25% वैल्यू है सब्सिडी का अमाउंट वो आपका 40 लाख से कम हो रहा है तो फिर आपको जो कम अमाउंट है वही मिलेगा। मैक्सिमम सीलिंग इसमें 40 लाख रुपए है। इसी तरह अगर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट वेस्ट कंपोस्ट यूनिट की बात करें, अगर कोई ये यूनिट सेटअप कर रहा है
या एग्जिस्टिंग कोई यूनिट है और उसमें कैपिटल सब्सिडी स्कीम का लाभ ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो सब्सिडी अमाउंट होगा वो 33% होगा आपके टोटल फाइनेंशियल आउटले का, जिसमें मैक्सिमम सीलिंग जो रखी गई है वो 60 लाख रुपीज़ पर यूनिट रखी गई है, विच एवर इज़ लेस, यानी कि जो भी उसमें कम अमाउंट होगा। अगर 33% की वैल्यू 60 लाख से ज़्यादा हो रही है तो आपको 60 लाख की सब्सिडी मिलेगी। 33% की वैल्यू अगर 60 लाख से कम हो रही है तो आपको वो कम वाली वैल्यू जो कि 33% हो रही है वो सब्सिडी आपको दी जाएगी। आइए अब जल्दी से समझते हैं कि कैसे ये सब्सिडी रिलीज़ होती है और कौन से एलिजिबल बैंक्स हैं जहाँ पे ये सब्सिडी रिलीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि ये जो सब्सिडी का अमाउंट होता है ये नाबार्ड द्वारा, जो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूट है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। तो नाबार्ड द्वारा जितने भी एलिजिबल बैंक्स हैं उनको ये सब्सिडी प्रदान की जाती है और ये सब्सिडी 2 इंस्टॉलमेंट्स में आती है। पहली इंस्टॉलमेंट जो होती है उसको हम एडवांस सब्सिडी कहते हैं और जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है उसको फाइनल इंस्टॉलमेंट सब्सिडी कहते हैं। कौन कौन से बैंक्स इसमें एलिजिबल हैं? तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स होंगे वो इसमें एलिजिबल हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स वो एलिजिबल होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज जिनको कहते हैं, इसी तरह स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स ये इसमें एलिजिबल होते हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं। क्योंकि हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में या सेमी अर्बन लोकेशंस पे ख़ास तौर पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, रूरल बैंक जिनको आरआरबीज कहते हैं, या इस तरह के जो इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो यहाँ पे इनकी एक बहुत अहम भूमिका देखने को मिलती है और ये सब्सिडी अमाउंट इनको जो है नाबार्ड द्वारा जो है वो प्रदान किया जाता है। पैटर्न ऑफ असिस्टेंस समझते हैं कि किस तरह का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि 2 तरह की यूनिट्स के लिए होता है। जो पहली यूनिट होती है वो बायो फर्टिलाइज़र बायो पेस्टिसाइड प्रोडक्शन यूनिट। अगर कोई इस प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप कर रहा है तो वहाँ पे जो असिस्टेंस होगा उसमें ओनर्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 25 से 33% का होगा, यानी कि 25 से 33% ओनर का कंट्रीब्यूशन होगा जो इस यूनिट को सेटअप कर रहा होगा। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सब्सिडी अमाउंट आएगा वो 25% होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे बैंक लोन का भी, एक टर्म लोन का भी प्रावधान होता है जो कि 42 से 50% तक का हो सकता है। यानी कि अगर आप बात करें तो ओनर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ 25 से 33% का होगा और बाकी आप सब्सिडी और बैंक लोन के फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। हम दूसरी यूनिट की अगर बात करें जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट वेस्ट कंपोस्ट यूनिट सेटअप होती है, वहाँ पे भी ओनर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 25 से लेके 33% का होगा। लेकिन यहाँ सब्सिडी अमाउंट जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि 33% हो जाएगा, जबकि वहाँ पे भी कुछ मैक्सिमम सीलिंग भी होती है 60 लाख रुपीज़ की। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको बैंक लोन की सुविधा मिलेगी और वो बैंक लोन 34% से लेके 42% तक हो सकता है। यानी कि यहाँ पे टोटल जो आपका ओनर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे भी 25 से 33% का ही होगा और बाकी का अमाउंट आप सब्सिडी और बैंक लोन के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अब लोन की बात निकली है तो थोड़ा सा टर्म लोन के बारे में भी बता दूं कि किस तरह से आपको टर्म लोन मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया कि आप टोटल 50% तक का आप जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका आप अपना बैंक है जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे वहाँ से एज अ टर्म लोन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इनिशियली आपको उस सेटअप को लगाने के लिए काफ़ी पैसे चाहिए होंगे। तो आप अपने कंट्रीब्यूशन के साथ साथ इस टर्म लोन के माध्यम से आप पूरी यूनिट को तैयार कर सकते हैं और उसको रन करा सकते हैं। यहाँ पे एक ख़ास बात यह है कि जो सब्सिडी का अमाउंट होगा वो आपका जो टोटल बैंक लोन अमाउंट है उसमें फिर वो एक तरह से एडजस्ट कर लिया जाएगा। सब्सिडी का अमाउंट हमने पहले ही डिस्कस करा है कि 25% होता है जो कि टर्म लोन में एज जो बेनिफिशियरी को डायरेक्ट दिया जाता है, और जो रीपेमेंट शेड्यूल होगा वो आपका टोटल लोन अमाउंट के हिसाब से रीपेमेंट शेड्यूल बन जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहाँ मैं बताता चलूँ, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमेशा बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक, जो भी फाइनेंसिंग बैंक होता है, वो डिसाइड करता है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है वो क्या दिया जाएगा और वो उसकी अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है।
यहाँ पे जो सिक्योरिटी डिटेल्स होती हैं वो आरबीआई द्वारा जो नॉर्म्स रखे गए हैं उनके हिसाब से होती हैं, और ये समय समय पे इन पे बदलाव होते रहते हैं। और इसकी नोटिफिकेशंस वगैरह आप आरबीआई की वेबसाइट पे या जो भी आपका फाइनेंसिंग बैंक है उसकी वेबसाइट पे या उनकी ब्रांच में जाके आप वहाँ पे नोटिस बोर्ड्स लगे होते हैं, वहाँ पे इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, इस कैपिटल सब्सिडी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप बैंक से जाके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले भी पता कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आप अपनी ओवरऑल जो कॉस्टिंग आएगी, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स आ रहा है, उसके बारे में आप पहले से प्लानिंग कर सकते हैं और आप अपने अच्छे बिजनेस प्लान को ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लोन के रीपेमेंट की अगर हम बात करें तो जो रीपेमेंट पीरियड होता है बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड यूनिट्स का, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आप कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। और जनरली इस तरह के यूनिट्स के लिए जो एक रीपेमेंट सिस्टम रखा गया है वो 10 साल का रखा गया है, जहाँ पे 2 साल का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। तो 10 साल का एक अच्छा टेन्योर होता है जिसमें आप इस पूरे लोन को रिपे कर सकते हैं। हालांकि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट कंपोस्ट होता है वहाँ पे भी सेम प्रक्रिया है, और वहाँ पे भी 10 साल का जो है आपको रीपेमेंट पीरियड मिलता है, और उसमें भी आपको 2 साल का ग्रेस पीरियड मिलता है। टाइम लिमिट, जो मैक्सिमम टाइम लिमिट दी गई है कंप्लीट करने के लिए, वो है 15 महीने की। जब आप अपना प्रोजेक्ट का सैंक्शन डेट आ जाता है, जब आपकी डेट ऑफ जो भी डेट ऑफ सैंक्शन होता है, तो 15 महीनों के अंदर आपको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देना है, जो भी आपकी डेट ऑफ सैंक्शन होगी। हाँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई किसी वैलिड रीज़न की वजह से जो जस्टिफाइड है, अगर उस वजह से कुछ डिले हो जाता है, आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, तो यहाँ पे जो बैंक होता है उसको ये एक तरह से लिबर्टी होती है, एक पावर होती है कि आपको वो फर्दर 3 महीने का समय और दे सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से उनके उनके जो है डिसीजन पे, उन पे डिपेंड करेगा, आप यहाँ फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन कोई वैलिड जस्टिफिकेशन अगर आपका होगा तो आप बिल्कुल उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जो प्रोजेक्ट होता है वो जो भी पहले से टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जो भी टाइम स्लैब तय किया गया है, अगर उसके अंदर ये नहीं होता है तो जितना भी आपका जो सब्सिडी का होता है अमाउंट, वो पूरा वापस ले लिया जाता है, और जितनी भी एडवांस सब्सिडी होती है वो भी रिफ़ंड कर दी जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी सैंक्शन लेटर के हिसाब से आपने जितना भी टाइम लिया है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, आप पूरा जो प्रोजेक्ट है कोशिश करें कि उस समय से पहले आप उसको कंप्लीट कर सकें, और इस बात का ख़ास ध्यान रखें, वरना आप इस बेनिफिट से आप जो है आपको हाथ धोना पड़ेगा। यहाँ पे इंश्योरेंस की बात करें, जो इंश्योरेंस होगा उसको जितना भी उसने एसेट्स करी हैं जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम के तहत आती हैं, उनको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा जब तक आपका लोन का पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता है। यानी कि पूरा लोन अदा होने तक आपको उसमें रेगुलर जो है उसको इंश्योर करना पड़ेगा। आपकी जो भी प्लांट एंड मशीनरी है या जितना भी आपका स्टॉक है, वो सारी चीज़ों का आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा, और उस इंश्योरेंस की रिसिप्ट्स आपको अपने बैंक में या जो भी एजेंसी के ऑफिसर अगर कोई इंस्पेक्शन पे आते हैं नाबार्ड द्वारा, या किसी भी विभाग से अगर कोई इंस्पेक्शन होता है, तो उनको भी आपको ये इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। प्रोसीजर थोड़ा समझते हैं कि क्या इसका एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। जितना भी इसका जो प्रोसीजर होता है, वो एक तरह से सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट होती है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे ही आपको कह सकते हैं कि जो भी अप्रेजल कमेटी होगी, जो भी विभाग है या जो बैंक है, फाइनेंशियल बैंक इंस्टीट्यूशन है, वो आपके पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, पूरे प्रपोज़ल को वो देखेगा। यहाँ पे आपको टर्म लोन और सब्सिडी अमाउंट दोनों चीज़ें उसमें जो है वो उस बैंक द्वारा ही करी जाएंगी, और वहीं आपको एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारी चीज़ों के साथ साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगले स्टेप में जब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, बैंक उसको आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्टडी करेगा, आपकी यूनिट को, पूरे बिजनेस प्लान को समझेगा। अप्रेजल कमेटी होती है जो उसको अप्रेज करने के बाद पूरा अप्रूवल करती है। उसके बाद आपको सैंक्शन दे दिया जाएगा, सैंक्शन लेटर आ जाएगा, और सैंक्शन लेटर में ही सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके साथ डिस्कस कर ली जाएंगी और एग्रीमेंट साइन हो जाता है। उसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट आपकी जो है वो डिसबर्स कर दी जाती है लोन की।
यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एडवांस सब्सिडी का अमाउंट होता है, जब आप एडवांस सब्सिडी जो क्लेम कर रहे होते हैं, वहाँ वो आपको नाबार्ड के रीजनल ऑफिस द्वारा सबमिट करनी पड़ती है। नाबार्ड के जो रीजनल ऑफिस है उसको जाके सबमिट करनी पड़ती है, और उस फॉर्म को कहते हैं प्रोफाइल कम क्लेम फॉर्म, यानी कि जो प्रोजेक्ट प्रोफाइल कम क्लेम फॉर्म होता है उसको प्रॉपरली फिल करके आप एडवांस सब्सिडी अमाउंट भी क्लेम कर सकते हैं, जो कि नाबार्ड के रीजनल ऑफिस द्वारा की जाती है। तीसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो जो नाबार्ड होता है, जब उसको प्रोजेक्ट प्रोफाइल कम क्लेम फॉर्म मिलता है, तो वो जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक है उसको उसको ये जो है वो सब्सिडी का अमाउंट सैंक्शन करके भेज देता है, और उसका 50% जो एडवांस सब्सिडी होती है वो पार्टिसिपेटिंग बैंक को रखनी पड़ती है एज अ रिज़र्व सब्सिडी फ़ंड की तरह। यानी कि सब्सिडी रिज़र्व फंड अकाउंट एक बैंक का अकाउंट होता है जिसके अंदर वो 50% जो उसकी वैल्यू होती है सब्सिडी की वो रिज़र्व कर दी जाती है। जब आपका प्रोजेक्ट लगभग ख़त्म पे होता है तब आपको जो है अपने बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है, जो कि फर्दर फिर उसमें इंस्पेक्शन कराता है, जो इंस्पेक्टिंग कमेटी होती है जिसमें नाबार्ड के भी ऑफिशियल्स होते हैं और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ के ऑफिशियल होते हैं। तो वो देखते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट था उसको प्रॉपरली कंप्लीट किया है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपने उसमें जो है उसको कंप्लीट किया है, और जितना भी टेक्निकल और फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उनको वो चेक करते हैं, और उसके बाद फिर वो अपनी प्रोजेक्ट की जो जितना भी आपका जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है वो सबमिट करते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन जो भी इंस्पेक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो बैंक उसके बाद क्लेम फॉर्म सबमिट करता है फाइनल सब्सिडी के लिए, जो कि नाबार्ड की प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में उसको सबमिट करना होता है। यहाँ पे जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है कमेटी की, वो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करती है, जो कि इस नाबार्ड के जो क्लेम फॉर्म है उसके साथ लगाना अनिवार्य है। यानी कि जो भी इंस्पेक्शन कमेटी की जो रिपोर्ट होती है वो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगी, जहाँ पे लिखा होगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट है, सारे टेक्निकल और जो भी सेटअप्स थे वो पूरी तरह से कंप्लीट है। जब ये नाबार्ड तक पहुँचेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ आपका फॉर्म, तब नाबार्ड फाइनली आपकी जो है वो सब्सिडी रिलीज़ करेगा। अक्सर हम लोग कोशिश ये रहती है कि हम गवर्नमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स आप तक पहुंचाएं, जिससे जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी लोग बिज़नेस करना चाहते हैं और गवर्नमेंट की स्कीम्स का लाभ उठाना चाहते हैं, वो इस हमारे इस सेशंस के माध्यम से उनको ये ज़रूरी जानकारी मिल सके, ज़रूरी गाइडेंस मिल सके। आज हम जिस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक को लेकर हम आए हैं, वो एक बहुत ही लार्ज स्केल का कह सकते हैं कि वो एक विज़न है, एक कोशिश है भारत सरकार की। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये मेडिकल और मेडिसिन इंडस्ट्री से, मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे देश में एक बहुत ही ज़रूरी इंडस्ट्री है और जिसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम लोग एज अ कंट्री हम बहुत सारी दवाओं को, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स को, बहुत सारी मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस को या इक्विपमेंट्स को दूसरे देशों से हम जो है मंगाते हैं। कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम अपनी मेडिकल इंडस्ट्री को, जो स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या प्रोडक्शन में है, उनको और प्रमोट करें और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करें। तो भारत सरकार की इसी विषय पे एक बड़ा एक विज़न है, जो कि विज़न है मेडिकल डिवाइस पार्क्स को डेवलप करना। जी हाँ, मेडिकल डिवाइस पार्क्स। अक्सर हम लोग पार्क को देखते हैं, पार्क एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सभी लोग आ सकते हैं और वहाँ पे बच्चे होते हैं तो झूला झूल सकते हैं, गार्डन्स होते हैं। इसी तरह मेडिकल डिवाइस पार्क भी एक ऐसा पार्क होगा, एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे मेडिसिन इंडस्ट्री के लोग, मेडिसिन से जुड़े हुए लोग आके वहाँ पे इनोवेशंस कर सकते हैं, वहाँ पे यूनिट्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मेडिकल डिवाइस पार्क अपने आप में एक बड़ा विज़न है भारत सरकार द्वारा। तो इसी को एक स्कीम के माध्यम से कैसे भारत सरकार इसको प्रमोट करना चाहती है, किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहती है, उसी विषय में आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क्स। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है ये। जैसे मैंने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क जब हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, वो मेडिकल डिवाइस पार्क होगा एक ऐसा एरिया, एक ऐसी लैंड, एक ऐसा
ऐसी जगह जहाँ पे कुछ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, ख़ास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जो कि मेडिकल डिवाइसेस हैं। मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएं जो कि वर्ल्ड क्लास हों, टेक्नोलॉजी वाइज भी, और उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी उसी तरह के हों। तो ऐसी जगह को तैयार करना जिसको हम मेडिकल डिवाइस पार्क का नाम दे सकें और वहाँ पे कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ क्रिएट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत काम होगा, बड़े बड़े यूनिट्स को सेटअप करने की ज़रूरत होगी, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने की ज़रूरत होगी। तो भारत सरकार ने इसके लिए जो टोटल प्रोजेक्ट बनाया है वो 400 करोड़ का बनाया है। इस स्कीम के तहत 400 करोड़ रुपए का इसमें टोटल आउटले रखा गया है, जिसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, जिससे जितने भी लोग, जितनी भी कंपनीज़ या जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल डिवाइसेस को डेवलप करने वाले लोग हैं, उनकी जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम की जा सके, उनके रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके, उनकी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को जो है वो बिल्डअप किया जा सके, और उनको एक आसानी से एक बहुत ही स्टैंडर्ड टेस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जा सके। इस विषय में कुछ स्टेट्स ने तो पहल करते हुए पहले से ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्रदान कर दिया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स ने तो पहले ही इसके लिए मेडिकल डिवाइस पार्क्स को क्रिएट करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्टेट्स ने दे दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अपना जो है अप्रूवल पहले ही रख दिया है कि वो अपने स्टेट्स में इस तरह के डिवाइस पार्क्स, मेडिकल डिवाइस पार्क्स को डेवलप करना चाहते हैं, और उसके लिए पहले से ही उन्होंने इनिशिएटिव्स भी लेना शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है इन राज्यों द्वारा। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक मेडिकल डिवाइस पार्क होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो होगा मैन्युफैक्चरिंग करना ऐसी मेडिकल डिवाइसेस का जो कि हम डोमेस्टिक लेवल पे कर सकें, अपने देश में ही कर सकें। बहुत सारी ऐसी मेडिकल डिवाइसेस हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो वो हम लोकल लेवल पे अपने देश में ही इसको डेवलप कर सकें और यहीं पे हम बना सकें। इसके साथ साथ जो रिसर्च होगी, जो इनोवेशन होगा, उसको प्रमोट करना। जब कॉमन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, जब रिसोर्सेज कम कॉस्टिंग के पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काम कर सकेंगी, तो कहीं ना कहीं वो इनोवेशन और रिसर्च पे ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फंड्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो उसको भी प्रमोट करेगा, इनोवेशन को, रिसर्च को। क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री में हर दिन हर घंटे रिसर्च होनी है। ये रिसर्च इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ख़ास तौर पे मेडिकल इंडस्ट्री से संबंधित। इसके साथ साथ जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट को लेके हमेशा बात होती रहती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा। जितने भी हमारे नौजवान हैं जो अब मेडिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या कोई एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए इन डिवाइस पार्क्स में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी, तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करता है। इसके साथ साथ ये क्वालिटी हेल्थ केयर को जो है इम्प्रूव करेगा कि कैसे हम आसानी के साथ साथ सभी देशवासियों को एक क्वालिटी हेल्थ केयर मिल सके, तो उसको भी प्रमोट करेगा। इसी के साथ साथ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में एक कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ावा देगा। जब ज़्यादा अच्छा कंपटीशन होता है तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है कंज्यूमर्स को मिलता है, और जब कंपटीशन होगा तो क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट आता है, प्राइस का रिडक्शन आता है, तो कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिवनेस को भी इस इंडस्ट्री के अंदर करेगा, और कोई एक या दो बड़े प्लेयर्स अपनी मोनोपोली नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं उसका टोटल बेनिफिट जो है वो एंड यूज़र को या कंज्यूमर को या जो हमारे देश के लोग हैं उन सबको पहुँचेगा। इसी के साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है उसको भी काफ़ी रिड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन फैसिलिटीज़ होंगी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसको लोग यूज़ कर रहे होंगे, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो भी कम हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी असर आएगा, रिसोर्सेज को वो अच्छे तरह से यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो ये कुछ 5-6 कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं जिसको हम कह सकते हैं कि इस स्कीम के माध्यम से राज्यों द्वारा इसमें पहल भी की जा चुकी है, और मेडिकल डिवाइस पार्क्स क्रिएट करके इस तरह के बेनिफिट्स को ले सकते हैं। जो मेडिकल डिवाइस पार्क है, ये स्कीम बेसिकली 5 साल के लिए है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 से लेके फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक के लिए रखा गया है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इस तरह के पार्क्स को एक बहुत अच्छी रेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हों, जहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग लैब्स हों, जहाँ पे वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी हो, कि वहाँ पे वेयर हाउसिंग की जा सके आसानी के साथ, ट्रांसपोर्टेशन के साथ उनका रख रखाव किया जा सके, और इस तरह की जितनी भी
भी रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको वहाँ पे क्रिएट किया जा सके। और ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक मेडिकल डिवाइस पार्क या उस मेडिकल डिवाइस सिटी हो सकती है वो, जहाँ पे लोग तरह तरह के लोग होंगे जो इस मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए कार्य कर रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यूनिट नई नई यूनिट्स वहाँ डेवलप की जाएंगी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत बड़ा विजन है। इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि जो टोटल आउटले रखा गया है वो पूरी स्कीम का जो है वो 400 करोड़ रखा गया है, जिसमें पूरा जो है जो मेडिकल डिवाइस पार्क है वो उसी का पार्ट है। तो टोटल स्कीम का जो 100 करोड़ का बजट है वो रखा गया है मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम होगा, ख़ास तौर पे मेडिकल इंडस्ट्री के लिए, जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है उसके लिए। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इसके क्या क्या मेन फ़ीचर्स हैं। तो सबसे पहली बात तो ये स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, क्योंकि मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में रेगुलर रिसर्च की ज़रूरत है, रेगुलर इनोवेशन की ज़रूरत है। तो इस तरह की इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे आपको रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ख़ास तौर पे जो लोग उसमें वर्कर्स हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उनको उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होता है, और साथ ही साथ जो क्वालिटी होती है मेडिकल डिवाइसेस की उसको भी मेंटेन करना होता है, उसको भी इम्प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ज़रूरी कार्य होता है, एक जो जिस पे ये कार्य कर रहा होता है। रेगुलेटरी सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सरकार होती है वो पूरा एक इसमें रेगुलेटरी सपोर्ट प्रदान करती है, जिससे बहुत ही एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी और सेफ्टी के साथ साथ आपके प्रोडक्ट्स तैयार हो सकें। मेडिकल इंडस्ट्री में ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी लेवल पे क्वालिटी और उसकी जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ होती है। तो यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ का बहुत अहम किरदार होता है, बहुत अहम रोल होता है। वो एक एक चीज़ को, एक एक नॉर्म्स को, एक एक गाइडलाइंस को हमेशा उस पर नज़र रखते हैं, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे, उनकी सेफ्टी पे, कि कहीं भी किसी भी तरह की अगर कोई गलत प्रैक्टिस हो रही है या कोई गलत या किसी नॉर्म को फॉलो नहीं किया जा रहा है, किसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो तुरंत जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी वो उस पर जो है फ़ौरन जो है वो उसको कंट्रोल करेगी और उसको ऑब्ज़र्व करेगी, और उस पर उसके ख़िलाफ़ जो है वो ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रमोट किया जाता है इनोवेशन को, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री में हमेशा, जैसे मैंने बताया कि हमेशा वहाँ पे इनोवेशन की ज़रूरत है, हमेशा उस पर रिसर्च चलती रहती है। वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कार्य होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के एक बहुत बड़ा कार्य है वहाँ पे, बहुत ज़रूरी है। इसी तरह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये एक बहुत ज़रूरी कार्य होता है। तो ये सारी चीज़ों को भी वो प्रमोट करती है। इस तरह के डिवाइस, जो मेडिकल डिवाइस पार्क्स हैं, इनके माध्यम से ये ज़रूरी चीज़ें भी सपोर्ट की जाती हैं, और इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं उनको इस तरह का जो है बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया जाता है, क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट जो होता है वो किसी भी देश के लिए एक बहुत ज़रूरी कह सकते हैं कि वो एक कार्य होता है, एक बिज़नेस का एक ऑप्शन होता है, एक इकॉनमी को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोट किया जाता है कि जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ हम प्रोड्यूस करें, और ना सिर्फ अपने देश में बल्कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहाँ तक इनको पहुँचाया जाए। और इसमें जितनी भी बाहर की कंपनीज़ होती हैं, जो फॉरेन दूसरी कंट्रीज़ के जो जितने भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, कि जो भी दूसरे देश के, चाहे वो डेवलप कंट्री भी हो सकती है, और उन कंट्रीज़ में क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह का स्टैंडर्ड है, क्या स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपने देश में ऐसे मेडिकल डिवाइसेस को क्रिएट किया जाए, ऐसे प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाए, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जाके सेल हो सकें और उनकी डिमांड बढ़ सके, जिससे हमारे देश का एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें और हम जो है अपना एक्सपोर्ट्स को, अपनी इकॉनमी को और बेहतर कर सकें। आइए अब समझते हैं कि क्या इसमें पूरा फाइनेंशियल आउटले क्या है, किस तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस है। जैसे पहले भी मैंने बताया कि टोटल जो इसमें 5 ईयर्स का जो एक तरह से पूरा फाइनेंशियल आउटले है, जो गवर्नमेंट का जो पूरा एक विजन है, वो है 400 करोड़ का टोटल फाइनेंशियल आउटले। एक अच्छा अमाउंट है इस तरह के पार्क्स को डेवलप करने के लिए, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है ख़ासतौर पे मेडिकल डिवाइस पार्क का, वो 70% होता है जो आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, और वो मेनली जो आपके
जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं। हालांकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या जो हिली स्टेट्स हैं वहाँ पे ये जो अमाउंट है ये 90% हो जाता है। अक्सर हमने देखा है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या हिली स्टेट्स हैं इनके लिए कुछ अलग प्रोविजंस होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा एक सपोर्ट दिया जाता है। उसकी वजह भी ये होती है क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान नहीं होता है, वहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशंस, वहाँ के क्लाइमेट कंडीशंस भी प्लेन्स की तरह नहीं होते हैं, नॉर्मल राज्यों की तरह नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट पे असर आता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो पूरा वर्किंग सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वहाँ पे ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगानी पड़ती है, पावर सप्लाई और इस तरह की बहुत सारी वहाँ पे जो हैं वो चैलेंजेस होते हैं। तो क्योंकि ऐसे इन स्टेट्स में इस तरह के चैलेंजेस ज़्यादा हैं तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा सा उन स्टेट्स को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमेशा हमने देखा है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं वो इन राज्यों के लिए कुछ ना कुछ उनको कुछ एडवांटेज मिलता है, कुछ प्रेफरेंसेस मिलती हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम इस मेडिकल डिवाइस पार्क्स की बात करें तो यहाँ पे भी उनको 90% तक का जो है वो पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाता है उनके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट को। तो ये 70% होता है नॉर्मल स्टेट्स के लिए, और हिली और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके लिए ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90% तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाता है। 2020-21 से लेके 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का टोटल इसका जो स्कीम का प्लान है वो 400 करोड़ रुपए का है। और यहाँ पे 70% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है उसका कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को क्रिएट करने के लिए वो 70% फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है नॉर्मल स्टेट्स में, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये 90% होता है जैसा अभी हमने डिस्कस किया। जो मैक्सिमम सपोर्ट दिया जाता है किसी मेडिकल डिवाइस पार्क से संबंधित वो 100 करोड़ होता है, यानी कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो टोटल फाइनेंशियल आउटले है 400 करोड़, उसमें से 100 करोड़ जो है वो सिर्फ आपका मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए ही हो सकता है। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि सेंटर ने ऑलरेडी कुछ स्टेट्स का, जैसे मैंने नाम लिया, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, तो ये बड़े राज्य हैं, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बड़े राज्य हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो चुका है सेंटर की तरफ से। तो इन राज्यों के लिए एक अच्छी पहल है इन राज्यों की तरफ से भी कि वो इस तरह के मेडिकल डिवाइस पार्क्स को डेवलप कर सकें। तो इनसे फ़ायदा ये होगा कि इन राज्यों की पहले तो इकॉनमी इम्प्रूव होगी, यहाँ बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। ख़ास तौर पे हमने देखा उत्तर प्रदेश में या इस तरह के जो एग्रीकल्चर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे पलायन का एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। नौजवान जो हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के दूसरे शहरों में या दूसरे राज्यों में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए। तो ऐसे राज्यों में ख़ास तौर पे नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो कहीं ना कहीं हमारा पलायन का जो एक चैलेंज है वो भी रुकेगा, और साथ ही साथ इन राज्यों में की जो इकॉनमी है वो बेहतर होगी। उसी के साथ साथ जब इन बड़े राज्यों की इकॉनमी बेहतर होगी तो पूरे देश की इकॉनमी को सपोर्ट करेगा और पूरे देश की इकॉनमी जो है वो इम्प्रूव कर सकेगी। तो इन राज्यों के लिए एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल पहले से ही सेंटर के द्वारा जो है प्रदान कर दिया जा चुका है, और ये राज्य इस तरह के मेडिकल डिवाइस पार्क्स को लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मेडिकल, अगर हम डिवाइस इंडस्ट्री को समझें पहले कि कितना बड़ा मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है और क्या इसकी वैल्यूएशन निकाली गई है, तो अगर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को इंडिया में देखा जाए तो ये 5.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की इकॉनमी पूरी है, यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और अगर हम देखें तो ये लगभग 4 से 5% इसका जो इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसका एक पार्ट बनता है, जो इसकी वैल्यूएशन लगभग 96.7 बिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है हमारे देश में एक अच्छा इसका कॉर्पस है, अच्छी इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं अगर हम इसको और अच्छे से इस विषय में आगे बढ़ें। राज्यों ने पहल करना शुरू कर दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है कि इस तरह के डिवाइस पार्क्स को डेवलप किया जाए। तो ओवरऑल जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, और ख़ास तौर पे जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है जो कि 5.2 बिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स की है, तो इसको भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। भारत जो है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये पूरे दुनिया की टॉप
20 मेडिकल डिवाइस मार्केट्स में से है, और ये एशिया में 4th लार्जेस्ट है, जापान, चाइना और साउथ कोरिया के बाद। जी हाँ, तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये इंडस्ट्री है जिस पे कार्य किया जा रहा है। भारत क्योंकि टॉप 20 देशों में आ रहा है, और अगर सिर्फ एशिया की बात करें तो 4th लार्जेस्ट है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक पूरे विश्व में इस इंडस्ट्री के माध्यम से भारत अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। इस स्कीम के माध्यम से इस तरह के डिवाइस मेडिकल डिवाइस पार्क्स को डेवलप करके हम पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, पूरी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को और बेहतर कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। और न सिर्फ एशिया में जहाँ पे हम चौथे स्थान पे हैं, बल्कि पूरे विश्व में जहाँ पे जो हम टॉप 20 में आ रहे हैं, वहाँ पे अपनी रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को एक सुपर पावर की तरह दिखा सकते हैं, ख़ास तौर पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो देश के लिए काफ़ी अच्छी बात है, और इस विषय पे भारत सरकार काफ़ी अच्छे कदम उठा रही है। अभी जो करंटली अगर हम इंपोर्ट की बात करें मेडिकल डिवाइसेस की, तो लगभग 80 से 90% हमें जो है टोटल डिमांड का मेडिकल डिवाइसेस हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मार्केट है जो हम अभी जिसको हम खो रहे हैं। तो ये चीज़ें हम डोमेस्टिकली भी बना सकते हैं, अपने ही देश में बना सकते हैं, और ना सिर्फ अपने देश की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको, बल्कि हम दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे मुल्कों में भी जो है एक्सपोर्ट कर सके हैं। तो जो चीज़ें अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से, उन्हीं को हम अपने यहाँ बना के, अपने यहाँ डेवलप करके, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ पूरे देश में, पूरी दुनिया में हम इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है इस स्कीम के माध्यम से। जैसा मैंने बताया कि कुछ राज्यों ने पहल कर दी है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स भी हैं। तो समझते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स का इस क्षेत्र में क्या रोल है, किस तरह से क्या पूरा प्रोसेस है। स्टेट गवर्नमेंट्स का सबसे पहला कार्य होता है कि वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा सेटअप होता है, बड़ा, इसके लिए आपको बड़ी जगह चाहिए, बड़ी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत होगी। तो इसको काफ़ी अच्छे से इसको मॉनिटर करते हुए करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो सब्जेक्ट होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल होता है जो पूरे प्रोजेक्ट को कैसे चलाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट इस पे बहुत ध्यान देती है, और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि कैसे बड़े स्तर पे जो ज़मीन है उसको एक्वायर कराया जाए, जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का विवाद ना हो, और बड़े लेवल पे इस तरह की जो ज़मीन है उनको एक्वायर करके जो मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने हैं उसके लिए एक्वायर की जाए, जहाँ पे किसी भी तरह का विवाद ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, कल को जो है काम रुक जाए, या वहाँ पे कोई किसी तरह का कोई भी लिटिगेशन आ जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लैंड एक्वायर करना, क्योंकि लैंड जो होती है वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, लोकल लैंड्स। तो उनको एक्वायर करना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से, फिजिबिलिटी के हिसाब से, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी और वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक लैंड का एरिया, बड़े लैंड का एरिया एक्वायर करना पड़ेगा, ताकि वो वहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो इस्टेब्लिश किया जा सके। इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो ये भी सुनिश्चित करता है कि जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है उसका प्रॉपर बजटिंग कर सकें, और टोटल उसका जो बैलेंस अमाउंट है वो फंड्स की अवेलेबिलिटी हो सके समय पे, ताकि प्रोजेक्ट जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो डिले ना हो, प्रोजेक्ट कॉस्ट में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना आए, कि अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट कोई एक एस्टिमेटेड अमाउंट रखा गया है एज़ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस ना आ जाए, और जितना भी बैलेंस अमाउंट है वो अवेलेबल रहे हमेशा। इसके साथ साथ जितने भी स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स होते हैं, क्लियरेंसेस होते हैं अलग अलग विभागों से, वो पोल्यूशन कंट्रोल भी हो सकता है, एनवायरमेंटल से रिलेटेड भी हो सकता है, कि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सारे स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स ऑब्टेन करना, अप्लाई करना, और ये सारा जो है राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी होती है।
ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें वहाँ पे एक बहुत ही क्वालिटी और हाइजीन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सभी चीज़ों को मेंटेन करना होता है, जिसकी वजह से सारे ही कई विभाग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस तरह के सारे क्लियरेंसेस, अप्रूवल्स पहले ही जो है वो सुनिश्चित कर लें। इसके अलावा जितना भी यहाँ पे अप्रूवल्स या टेस्टिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम्स होंगे, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जितने भी अप्रूवल्स या टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस हैं उनको वो अवेलेबल कराए। आमतौर पे जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे दिक्कत यही आती है कि अलग अलग जगहों से क्लियरेंसेस लेने होते हैं, अलग अलग विभागों से, अलग अलग डिपार्टमेंट से क्लियरेंसेस और सर्टिफिकेशंस और अप्रूवल्स रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर सिंगल विंडो सिस्टम होगा तो उसको कहीं ना कहीं आसानी होगी इस तरह के सर्टिफिकेशंस को लेना, इस तरह के क्लियरेंसेस को लेना। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है कि वो एक सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट करें जहाँ पे सारे अप्रूवल्स और जो भी टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस हैं, क्लियरेंसेस हैं, अप्रूवल्स हैं, वो सारे उसी के माध्यम से लिए जा सकें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम होता है जिसकी वजह से आपके जो ओवरऑल प्रोजेक्ट होता है उसको काफ़ी उसको तेज़ी मिलती है, उसको मजबूती मिलती है, और जो लोग इसमें जुड़े होते हैं, इसके लिए पहल कर रहे होते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि उनका कार्य फ़ौरन जल्द तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है। ये मेडिकल डिवाइस पार्क जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को बहुत सपोर्ट करता है। आत्मनिर्भर भारत को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि जो अभी हमने देखा कि 80 से 90% हम इंपोर्ट कर रहे हैं मेडिकल डिवाइसेस, वो अगर हम अपने ही देश में बनाएंगे तो पहली चीज़ तो ये कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। दूसरा, साथ ही साथ हम उनका प्रोडक्शन को बढ़ा के हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने से हमें हमारी इकॉनमी और बेहतर होगी, तो हम और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्रोजेक्ट जो है, पूरा जो स्कीम है, वो आत्मनिर्भर भारत जो विज़न है हम तो उसको सपोर्ट करता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको जो है एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसे मैंने बताया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो है वो टूल है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या क्या होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में? सबसे पहली चीज़ तो होती है लोकेशन को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी लोकेशन पे ये बनेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो आप सोचेंगे कि भाई कोई भी बड़ी सी लैंड ले ली जाए और वहाँ पे वो डेवलप कर लिया जाए, लेकिन यहाँ पे लोकेशन की इंपॉर्टेंस इसलिए आती है क्योंकि हम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। तो साथ ही साथ वहाँ पे कनेक्टिविटी को भी देखना ज़रूरी है कि वो नेशनल हाईवेज से, स्टेट हाईवेज से कितना ईजिली कनेक्टेड है। वहाँ पे आसपास की लोकेशन कैसी है, कहीं अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह की यूनिट्स इस्टेब्लिश की जा रही हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा या जो केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे वो आसपास पोल्यूशन तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आसपास कोई ऐसा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो लोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो लोकेशन को आइडेंटिफाई करना ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले यही बताना होता है कि कौन सी लोकेशन, कौन सा ऐसा लैंड का एरिया होगा जो किसी भी तरह से एक तरह से सूटेबल होगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा रहा होगा। इसके साथ साथ उस लोकेशन में कितना लैंड एरिया एक्वायर करने की ज़रूरत है, तो टोटल लैंड एरिया की भी ज़रूरत होगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये भी होगी कि जो करंट सिनेरियो में जितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी वो तो पूरी करे, लेकिन थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक भी यहाँ पे अप्रोच होनी होगी कि अगर इसी डिवाइस पार्क को, मेडिकल डिवाइस पार्क को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इसके एक्सपेंशन की ज़रूरत है, तो वो एक्सपेंशन के लिए भी वहाँ पे एक गुंजाइश रहे। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट सिनेरियो के साथ साथ थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी रखनी पड़ेगी जब हम टोटल लैंड एरिया की बात करें। तो यहाँ पे थोड़ा फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए अगर कितनी ज़रूरत पड़ सकती है उसको भी ध्यान में रखते हुए पूरा टोटल लैंड एरिया देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो टोटल लैंड एरिया होगा पार्क के लिए, उसका अलॉटमेंट कैसे होगा, अलॉटमेंट यूनिट्स को कैसे अलॉट किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट के लिए कितना होगा, कॉमन वेयर हाउसिंग के लिए कितना होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस तरह का प्रोविजन, तो ये सारा अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर कि किस तरह से यूनिट वाइज अलॉटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा डिटेल्ड ब्रेकअप चाहिए होगा
कि जो बच रही ज़मीन होगी, जो बची हुई जो लैंड एरिया होगा, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो वहाँ पे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाया जा सकता है, या वहाँ पे कोई इस तरह की प्लांटेशंस की जा सकती है ताकि वहाँ की सॉइल हेल्थ पे भी जो है वो सिस्टम पे भी कोई असर ना आए और वहाँ का इकोसिस्टम भी एक तरह से सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी वो पूरा आपकी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को और उसकी जो ओपेक्स होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, या जो उसमें जो चार्जेस इंक्लूड होते हैं, जो ओवरऑल कॉस्टिंग का पार्ट बनते हैं, उसको भी देखेगा कि वो पूरी तरह से प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएँ, वहाँ पे वेयर हाउसिंग की कॉस्ट बढ़ जाएँ, या इस तरह की और जो कॉस्टिंग है जो कि उस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को असर करे। तो ये भी उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर ये देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो मोड ऑफ फंडिंग होगा या जो फेजिंग एक्सपेंडिचर का जो फेजिंग होगी वो कैसे की जाएगी, जैसे कि जो कंट्रीब्यूशन होगा स्टेक होल्डर्स का वो कितना होगा, कैसे होगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या और भी कोई कॉरपोरेट्स हो सकते हैं या एनजीओस हो सकते हैं। तो इस तरह के जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनका किस तरह से मोड ऑफ फंडिंग होगा और कैसे उसमें एक्सपेंसेस को फेज आउट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पार्ट बनती हैं। जब भी आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है, उसके बाद फाइनल अप्रूवल में ये आपकी जो स्कीम होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, वो फाइनल अप्रूवल के लिए जाती है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि इसको एसेस किया जाए। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कह सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट होता है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसी के बेसिस पे, उसकी वायबिलिटी के बेसिस पे ही अप्रूवल दिया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अप्रूव करती है अपनी रिकमेंडेशन के साथ, और फिर इसको कंसिडर करती है। इसको जब फाइनल अप्रूवल आ जाता है तब लेटर ऑफ फाइनल अप्रूवल इशू किया जाता है उन पर्टिकुलर स्टेट्स को। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लेटर ऑफ फाइनल जब उनको फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा तभी उस पर वो कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल अप्रूवल तभी मिलता है जब आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी जो है वो रिकमेंडेशन कमेटी के से पास हो चुकी हो। जब फाइनल अप्रूवल हो जाता है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि फाइनल अप्रूवल के बाद जो प्रोजेक्ट है वो 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, जब आपकी पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है वो प्रदान कर दी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस 2 साल के अंदर वो जो भी आपका जो वो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसको ध्यान में रखने के लिए जो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट एक बनाई जाती है, वो उसको रेगुलर जो है मॉनिटर किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट भी करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी करते हैं, इसको रेगुलर मॉनिटर करते रहते हैं। क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसमें देखा जाता है कि जो पहले से तयशुदा जो टाइम लिमिट है 2 साल की, उसी के हिसाब से आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बिज़नेस प्लान के हिसाब से वो सारा कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट को जो है समय समय पे रिव्यू किया जाता है और पीएम ऑफिस में इसको सबमिट किया जाता है। जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है, जो ग्रांट इन एड है, उसको कैसे रिलीज़ किया जाता है वो समझते हैं यहाँ पे। तो जो रिलीज़ ऑफ फंड्स होते हैं वो बेसिकली 4 इंस्टॉलमेंट्स में होते हैं, और जो शुरू की 3 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो 30% की होती हैं। जो चौथी इंस्टॉलमेंट जो होती है लास्ट, वो 10% की होती है। पहली इंस्टॉलमेंट जो होती है जो कि 30% की है, उसके लिए जो प्री रिक्वेजिट होती है वो ये कि जो फाइनल अप्रूवल हो जाता है प्रोजेक्ट का एसएससी द्वारा, और 30% का जो अमाउंट होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, उसको ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट के अंदर जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जो कुछ अमाउंट पहले से अगर रिजर्व नहीं होगा तो फंड की अवेलेबिलिटी का उतना फ्लो अच्छा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि ये अमाउंट जो है ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट के अंदर रिज़र्व कर दिया जाता है यहाँ पे। इसके बाद जब 60% आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा जो है यूटिलाइज़ हो जाता है, यानी कि आपका जो पहला इंस्टॉलमेंट आया उसका 60% यूटिलाइजेशन हो चुका है, तब एक फ़िज़िकल प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाती है, वो सबमिट करनी पड़ती है। तो यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट तक आपका 60% यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए, जिसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट, फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की जाती है SIA के ऑफिस में। इसी तरह जब तीसरी इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होने वाली होती है तो जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है उसका 100% यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए,
और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है उसका 60% यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए। और इसको भी फिजिकल जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है उसको रिव्यू किया जाता है कि जो पहले इंस्टॉलमेंट है उसका 100% यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उसका 60% यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जितना भी इंस्टॉलमेंट्स रिलीज़ हो रही हैं उनको टाइमिंग के हिसाब से, जो भी आपका जो प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान था उसके हिसाब से उन एक्सपेंसेस को करते रहना पड़ेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि वो फंड्स अनयूटिलाइज रह जाएं। अगर फंड अनयूटिलाइज होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट्स को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी। इसी तरह जो लास्ट की जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट होती है 10% की, वो तभी दी जाती है जब सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट्स का पूरा यूटिलाइजेशन हो चुका होता है और पूरी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीशन पे होंगी और जितना भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो यूटिलाइज हो चुका होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जितना भी इंस्टॉलमेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं वो अपने तयशुदा वक्त के साथ साथ ही जो है वो यूटिलाइज़ किए जा सकें। अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि भाई इस स्कीम से हमें किस तरह का बेनिफिट मिल रहा है, राज्य सरकार को क्या बेनिफिट मिलेगा, केंद्र सरकार को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये पार्क्स जो हैं वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन क्रिएट करते हैं मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इस तरह के जो सप्लायर्स हैं या जो रिसर्चर्स होते हैं जो कोलैबोरेशन करते हैं, इनोवेशन को सपोर्ट करता है और नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में मदद करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कोविड के टाइम पे जितनी भी मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे वो उन्होंने रिसर्च और इनोवेशन पे बहुत उन्होंने जो है वो कार्य किया। तो ऐसी फैसिलिटीज़ को डेवलप करके हम अपने ही कंट्री के अंदर, अपने ही देश के अंदर बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलप कर सकते हैं और अपनी ना सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री बल्कि पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री को हम बड़े लेवल तक पहुंचा सकते हैं और पूरे विश्व में हम एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह ख़ास तौर पे मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में हम एक सुपर पावर भी बन सकते हैं। जब हम इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हम अट्रैक्ट करते हैं। जब हम विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करते हैं, जब बाहर के इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट मिलता है और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारी एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, एक बहुत ज़रूरी विषय है जिसको ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे इस तरह के मेडिकल डिवाइस पार्क्स को डेवलप करके इस तरह की बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जा सकती हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो मेडिकल डिवाइस की पूरी सप्लाई चेन है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, उसकी कॉस्टिंग को कम करना और जो पेशेंट होता है उसको ईज़ी एक्सेस प्रदान करता है। अब हम सप्लाई चेन को कैसे सपोर्ट करता है या उनकी कॉस्ट को कैसे करता है, कैसे उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे हम जब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन टाइम बच सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स इंप्रूव हो सकती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, बेहतर रिसर्च से, बेहतर टेक्नोलॉजी की मदद से, बेहतर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की मदद से कम कॉस्ट पे बेहतर इक्विपमेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, बेहतर मेडिकल डिवाइसेस बनाई जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक डेवलपमेंट होता है मेडिकल डिवाइस पार्क की मदद से। पूरी जो इंडस्ट्री है, पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है जो कि हमारी इकॉनमी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको ये सपोर्ट करता है और उसको जो है कहीं ना कहीं पूरी इकॉनमी को ये डेवलप करता है। तो बहुत ये एक बड़ा विज़न है भारत सरकार का जिसमें राज्यों ने पहल करना शुरू कर दी है और इस विषय में काफ़ी कार्य हो रहा है और जो कोशिश है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक इसमें मल्टीपल मेडिकल डिवाइसेस पार्क अलग अलग राज्यों में जो है वो क्रिएट किए जा सकें, जिससे ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी हम अपने द्वारा निर्माण किए गए, अपने यहाँ से मैन्युफैक्चर किए गए जितने भी इस तरह के मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको पूरी दुनिया में हम पहुंचा सकें और न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में हम जो है वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और हम एक सुपर पावर की तरह उभर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह की जो स्कीम्स हैं भारत सरकार उनको और सीरियसली और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएगी, जिससे हमारे देश के सभी नागरिकों को बहुत ही बेहतर और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज मिल सकें।
तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेगा और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी ये सपोर्ट करती हैं इस तरह की स्कीम्स। मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड में, आज के इस सेशन में आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ जो हैं वो मिली होंगी। धन्यवाद। आज की नई दुनिया में बेकरी की दुकान नए जमाने का एक बेहतरीन बिजनेस है। इस बिजनेस में लोग जोरों शोरों से पैसा भी कमा रहे हैं, क्योंकि बेकरी में बने सामानों की खपत बढ़ती जा रही है और इसके स्वाद की वजह से अपनी डेली डाइट में लोगों ने बेकरी प्रोडक्ट्स को खाना शुरू कर दिया है। ये पैसे कमाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया बन गया है। तो अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिना टेंशन के बेकरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बस आपको इसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और आपको बेकरी इंडस्ट्री से जुड़े कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस से रूबरू करवाते हैं जिस बिजनेस को शुरू करके आप सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा कमाएंगे। तो हमारा पहला बिजनेस आइडिया है ब्रेड मेकिंग बिजनेस। ब्रेड मेकिंग बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू किया जा सकता है और इसके लिए बड़े लाइसेंसेस की जरूरत नहीं होती। ब्रेड हाइजीनिकली प्रोसेस्ड और पैक किया हुआ खाद्य उत्पाद है जो कंपैरेटिवली चीपर प्राइस में उपलब्ध है। इसकी रेडीमेड अवेलेबिलिटी और हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू के कारण ये मानव आहार में आवश्यक खाद्य पदार्थों में से एक बनता जा रहा है। ब्रेड एक किफायती और आरामदायक भोजन है जो हमेशा मांग में रहेगा। बढ़ती मांग के कारण उद्यमियों के लिए निवेश करने के लिए ये एक अच्छी परियोजना है। तो आइए ब्रेड बनाने की बिजनेस के लिए किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी इसकी बात कर लेते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 500 से 800 स्क्वायर फीट एरिया के साथ पूरे प्लांट को रन करने के लिए 2 से 3 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। रही बात इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आपको इस बिजनेस के लिए 2.5 से 3 लाख मशीन्स में इन्वेस्ट करने होंगे और वर्किंग कैपिटल के साथ टोटल इन्वेस्टमेंट आपको 4 से 5 लाख तक की करनी होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है कुकीज मेकिंग बिजनेस। कुकीज एक बेक किया हुआ या पका हुआ भोजन है जो आमतौर पर स्मॉल, फ्लैट और स्वीट होता है। इसमें आमतौर पर फ्लावर, शुगर, ऑयल और फैट होता है। इसमें अन्य सामग्री जैसे रेजिन्स, ओट्स, चॉकलेट चिप्स, नट्स आदि शामिल हो सकते हैं। कुकीज आमतौर पर कुरकुरी होने तक या नरम रहने के लिए काफी देर तक बेक की जाती है, लेकिन कुछ प्रकार की कुकीज बिल्कुल भी बेक नहीं की जाती। ये हमेशा मांग में रहती है और अच्छा मुनाफा भी देते हैं। अक्सर दूध, कॉफी या चाय जैसे पेय पदार्थों के साथ कुकीज को परोसा जाता है। अगर आप इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आपको 15 से 17 लाख मशीन्स में इन्वेस्ट करने होंगे। इसके साथ ही 500 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको चाहिए होगा, जिसमें रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया, प्रोडक्शन एरिया, ऑफिस एरिया, पैकेजिंग एरिया आदि शामिल है, जिसे आप 5 से 6 मैन पावर के साथ बेहद आसानी से शुरू कर सकते हैं। जाहिर है बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो आप इंडस्ट्री रन नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही इस बिजनेस के लिए आपको 7 से 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि आप बिना किसी रुकावट के मशीन्स को आसानी से रन कर सके। अब आप यही सोच रहे हैं ना कि इस बिजनेस से आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको बता दें कि इस फास्ट ग्रोइंग बिजनेस से आप 12 से 15% तक का अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है वेफर बिस्किट। वेफर भी एक तरह का बिस्किट ही होता है जो क्रिस्प, स्वीट, थिन, लाइट इन वेट और ड्राई होते हैं। वेफर्स को कुकीज में भी बनाया जा सकता है, जिनके बीच में क्रीम फ्लेवरिंग सैंडविच होता है। अमेरिका के बाद भारत बिस्किट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत की बेकरी इंडस्ट्री का टर्नओवर करीब
3,000 करोड़ रुपए है। बेकरी इंडस्ट्री में वैसे तो काफी सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, लेकिन 80% उत्पादन केवल ब्रेड और बिस्किट का होता है। इन्हीं आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका बिजनेस आपके लिए कितना फायदेमंद होगा। अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं तो आपको लगभग 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 10 से 12 मैन पावर और 15 से 18 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसके लिए आपको 4500 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया, 30 से 35 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। रही बात इन्वेस्टमेंट की तो स्मॉल स्केल के लिए आपको 15 से 20 लाख की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसके लिए आपको 75 से 80 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 15 से 20% तक का आप अच्छा खासा मुनाफा इस बिजनेस से कमा सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।